बच्चों, हम लोग इक्विवेलेंट वेट्स निकालना सीख रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लास्ट लेक्चर में। आइए उसी इक्विवेलेंट वेट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ एसिड्स निकालना, कि किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो कहता क्या है कि किसी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के आधार पर, यानी अपना जो बेस है वो रिएक्शन है एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन, उसके बेसिस पर यदि आप एसिड के इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो कुछ ऐसे करके निकालते हैं कि आप कहते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी भी एसिड का यदि आप निकालना चाहते हैं तो ये बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एसिड, उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, और इसे आप डिवाइड कर दीजिए किससे? बेसिसिटी ऑफ एसिड से। किससे? बेसिसिटी ऑफ एसिड से। पर यहां बेसिसिटी चीज क्या है बेटा? क्योंकि मैंने बोला एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन के बिहाफ पर है, तो यहां पर जो बेसिसिटी है इट इज सिंपली द नंबर ऑफ H आयंस न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस यानी OH माइनस। इसे हम नाम देते हैं क्या? बेसिसिटी। यानी यदि मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड चाहिए तो फॉर्मूला तो हमारा ये है, पर इसमें बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H आयंस न्यूट्रलाइज्ड बाय OH, यानी हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। कैसे? जैसे उसने बोला कि H3PO4 कोई एसिड है और आपने इसकी रिएक्शन करा दी, सपोज करिए किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना दिया बेटा? 2H OH से न्यूट्रलाइज हो गए, एक H बचा, CaHPO4 कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और साथ में बन गया 2H2O। तो इस रिएक्शन में आपने इस एसिड के तीन में से कितने H न्यूट्रलाइज किए हैं? केवल 2H प्लस, किससे? OH माइनस से, और 2 वाटर बना दिए। तो इसका मतलब यदि हमसे इस रिएक्शन में पूछा जाए कि इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का कितना होगा, तो हम बोलेंगे सिंपली इट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 जो कि 98 होता है डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। क्लियर है बेटा? तो जितने H प्लस न्यूट्रलाइज हुए उसी से डिवाइड किया। कहते सर मान लीजिए रिएक्शन ऐसी दी होती है हमें कि H3PO4 प्लस थ्राइस NaOH, ध्यान से समझिएगा, और प्रोडक्ट में आपको दे रहा है Na3PO4 प्लस 3H2। तो जरा बताइए हाइड्रोजन थे कितने? 3, बचे कितने? एक भी नहीं, यानी तीनों के तीनों न्यूट्रलाइज हो गए, OH से 3 वाटर बने। तो फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कितना होगा, तो आप बोलेंगे नाउ इट विल बी मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। 3 से डिवाइड बेटा क्यों किया? क्योंकि इस बार यदि हम बेसिसिटी देखें तो बेसिसिटी का मतलब कितने हाइड्रोजन्स को न्यूट्रलाइज किया है, तो आप कहेंगे इस बार तीनों हाइड्रोजन को OH ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। क्या समझ में आया है? यानी हम किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं बेटा? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पर एक समस्या है कि यहां तो रिएक्शन दी है, मान लीजिए कल रिएक्शन नहीं दी तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइए इसे सीखते हैं। एक नज़र डाल लीजिए। मैंने बोला है इक्विवेलेंट वेट किसी भी एसिड का बराबर होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H आयंस न्यूट्रलाइज बाई OH, जितने न्यूट्रलाइज हो रहे H आयन किसी रिएक्शन में वही बेसिसिटी है। रिएक्शन देके मैंने एग्जाम्पल कराया है और अब मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं दी गई है, तो हम कैसे करते हैं? नज़र डाल लीजिए, मैं इसे हटाता हूँ। हटा दिया जाए। चलिए, कहते हैं इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, यदि हमें रिएक्शन नहीं दी गई, इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, जनरली एग्जाम में हमें रिएक्शन नहीं दी जाती, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए बेसिसिटी बराबर होगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के इन एनी इनऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट 3 को छोड़कर, और वो 3 होंगे
H3PO3, H3PO2 एंड H3BO3। इसकी बेसिसिटी बेटा आप हमेशा 2 लेंगे और इन दोनों की ही बेसिसिटी आप हमेशा 1 लेंगे व्हेन रिएक्शंस आर नॉट गिवन। पर इनके अलावा जितने भी एसिड आएंगे, जितने हाइड्रोजन, वही उनकी बेसिसिटी। जैसे उसने बोला बताइए H2SO4 की बेसिसिटी, तो आप बोलेंगे इसकी बेसिसिटी 2 होगी। उसने बोला H3PO4 की बेसिसिटी, रिएक्शन नहीं दी गई है तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। उसने बोला H4P2O7 की बेसिसिटी, ये बराबर 4 हो गई। उसने कहा HCl की बेसिसिटी, ये बराबर 1 हो गई। यानी किसी इनऑर्गेनिक एसिड में जितने हाइड्रोजन है वही उसकी क्या है, बेसिसिटी। पर यदि बेटा ये ऑर्गेनिक है तो अब दूसरे पर आ जाओ, कहते हैं ये बराबर होगा नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स। किसमें, इन। यदि हम इसे देख रहे हैं किसके अंदर, किसी ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, मतलब यदि आपका एसिड ऑर्गेनिक है तो आप केवल COOH ग्रुप देखेंगे। जैसे उसने बोला एसिटिक एसिड CH3COOH, तो बेसिसिटी बराबर कितनी हो गई बेटा, 1। उसने बोला ऑक्सैलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH, करे बेसिसिटी बताइए, तो बेसिसिटी बराबर हो गई। मतलब यदि हमें रिएक्शन नहीं दी गई है तो हमें 2 चीजें देखनी है, एक तो ये वाली कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसी इनऑर्गेनिक एसिड में कितने हैं इन 3 को छोड़कर, या नंबर ऑफ COOH ग्रुप यदि आपका एसिड कैसा है, ऑर्गेनिक। ये 2 चीजें आपको बताएंगी कि आपके एसिड की बेसिसिटी कितनी है, और इसकी मदद से आप आराम से निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट। कैसे, आइए मैं निकाल के दिखाता हूं। क्या समझ में आया बेटा कि बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगी किसी भी इनऑर्गेनिक एसिड में 3 को छोड़कर फिलहाल, क्योंकि ये 3 हमारे सिलेबस में होते तो और भी ऐसे हैं जिसमें बेसिसिटी बदलती है, पर हमें जितना पढ़ना है अपने सिलेबस का उसमें बेटा इन्हीं 3 को आपको याद रखना है केवल। बाकी जितने हाइड्रोजन आपको नजर आएंगे, जैसे 2 नजर आ रहे हैं तो 2, 3 नजर आ रहे हैं 3, 4 नजर आ रहे हैं 4, 1 नजर आ रहा है 1, यही इनकी बेसिसिटी। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे वो कह रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होगा। वो कह रहा है हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी एक एसिड मान लेते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन परऑक्साइड का कितना होगा। वो कह रहा है इक्विवेलेंट वेट HCl का बताइए कितना होगा। तो हाउ कुड वी कैलकुलेट, हम इसे कैसे निकालेंगे। तो ये सिंपल सा बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2K, ये बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2K, ये बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1K। जितने हाइड्रोजन है बेटा, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से डिवाइड किया, 2 हाइड्रोजन 2 से डिवाइड किया, 1 हाइड्रोजन 1 से डिवाइड किया। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना है, 98/2 यानी 49 हो गया। M/2 H2O2 का 32 और 2 34/2 यानी बराबर 17 हो गया। HCl का पता ही है बेटा 36.5। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट HCl के, हाइड्रोजन परऑक्साइड के, या H2SO4 के। उसने पूछा बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 कितना होगा, तो बोल देंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से। देखिए कितना आसान सा काम था बेटा, केवल हमें हाइड्रोजन्स देखने थे। वो कह रहा है कि बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस, तो ये बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाई 2, क्योंकि 2 COH है तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, जो भी COH नंबर है मॉलिक्यूलर वेट को उससे डिवाइड कर दिया मैंने। तो क्या बन गए हैं ये, इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ एसिड्स। देख लीजिए बच्चा, समझ में आए हैं क्या। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी में। अब वो कह रहा है ज्ञान की बात, एक इंपॉर्टेंट टिप। क्या कहता है सुनिएगा, कहता है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर आल्सो एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते थे वो भी एसिडिक होते थे। यदि आपको याद हो तो बेटा
केवल 4 को छोड़कर, CO, N2O, NO, H2O को छोड़कर सारे एसिडिक होते थे। यदि एसिडिक होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट वेट भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो आप बोलिए इट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। अब सर बेसिसिटी कैसे पता चलेगी? तो यहाँ बेसिसिटी निकालने के आपके पास दो तरीके हैं बेटा। पहला तरीका यह है कि इस नॉन मेटल के ऑक्साइड यानी एनहाइड्राइड जिसे कहते हैं, इसे वाटर में डाल दीजिए, या दूसरा तरीका यह है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं तो इसकी रिएक्शन NaOH से करा दीजिए। जब आप इसे वाटर में डालेंगे तो जो एसिड बनेगा क्या वो कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनेगा। और यदि बेटा ये कार्बोनिक एसिड बना CO2 से तो यह हाइड्रोजन कितने आएंगे जरा बता दीजिए। सर 2 हाइड्रोजन आएंगे। यदि 2 हाइड्रोजन आएंगे तो इसका मतलब बेसिसिटी हो जाएगी 2। और इसी को यहाँ देखिए रिएक्शन करा के तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा बेटा। और Na2CO3 मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि मुझे ट्वाइस NaOH लेना पड़ेगा। यानी इसने कितने OH को न्यूट्रलाइज किया, 2। तो जितने OH न्यूट्रलाइज होंगे वही उसकी बेसिसिटी हो गई। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 2। अब मॉलिक्यूलर वेट CO2 का पता है बेटा 44 होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 22 के। बोल बेटा समझ में आया है क्या? बिल्कुल इसी तरह से वो कह रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO3 कितना होगा। तो सेम काम कर दीजिए अब जो आपने वहाँ किया था। चलिए इस बार हम इसमें वाटर फिर से मिला देते हैं। तो वाटर मिलाए जाने पर क्या बनाओगे, H2SO4। तो H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2। यानी यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट हो गया वो बराबर हो गया बेटा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 के। और मॉलिक्यूलर वेट 48 + 32 80 होता है, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट आ गया है 44। अब दूसरा तरीका भी ले सकते हैं जो आपने अभी पीछे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था। क्या तरीका दिखाया था बेटा कि आप इसमें NaOH डालिए। यदि आप NaOH डालते हैं तो साल्ट बनता है इसका Na2SO4। तो 2 सोडियम के लिए फिर से आपको 2 लेना पड़ेगा। तो कितने OH को न्यूट्रलाइज किया, 2 OH को। जितने H न्यूट्रलाइज होंगे वही उसकी क्या है, एसिड की बेसिसिटी है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। यानी नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो भी एसिड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। तो उनके इक्विवेलेंट वेट निकालते समय भी हम उन्हें क्या मान लेंगे, एसिड्स मान लेंगे। क्या समझ में आया है? कहीं कोई डाउट लग रहा हो जरा बता दीजिए मुझे देख के। आसान सा काम है, बिल्कुल आसान सा। तो ऐसे निकाले जाते हैं इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। क्या मान के, उन्हें एसिड मान के या एसिडिक मान के हम उनकी रिएक्शंस करा देते हैं वाटर या बेस के साथ। तो पता चल जाता है कि उनकी बेसिसिटी कितनी है, वो कितने OH- को न्यूट्रलाइज करेंगे या वाटर में घोले जाने पर उसमें कितने हाइड्रोजन्स आएंगे। तो ऐसे निकलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। आसान सा कॉन्सेप्ट। जैसे हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स निकाले, बिल्कुल इसी तरह से बेटा हम यहां पर निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। बिल्कुल सेम तरीका जो एसिड्स के लिए था। क्या, यदि हमें किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बड़ा आसान है। इट इज सिंपली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस एंड डिवाइडेड बाई किसी भी बेस की क्या, एसिडिटी। नाउ व्हाट इज द एसिडिटी। अब पूछा एसिडिटी क्या चीज है, तो आप फिर से वही बात बोलेंगे बेटा। एसिडिटी इज नथिंग, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ OH आयंस न्यूट्रलाइज्ड बाय H+ यानी एसिड। तो जितने OH होंगे उतने ही H होंगे। आप कैसे भी कह दीजिए बेस के लिए कि जितने OH वो दे या जितने H+ वो ले, एक ही बात होती है बेटा। तो ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। किसके लिए बन गया, किसी बेस के लिए। अब जरा आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसने बोला कि बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो हमें ऐसे ही नजर आ रहा है कि इसमें एक OH है, तो आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 40। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO2
OH का होल ट्वाइस कितना होगा, 2 OH नजर आ रहे हैं, रिएक्शन नहीं दी है, तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो जाएगा। वो कह रहा है बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, तो 3 OH नजर आ रहे हैं तो m/3 हो जाएगा। वो कह रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया कितना होगा। अब दो तरीके हैं फिर से आपके पास। पहला तरीका यह है कि इसको आप एसिड में डालें तो NH4+ बना लेगा, यानी एक H+ लेगा केवल, या इसे पानी में डाल दें जैसे अभी तक हम डाल रहे थे बेटा। तो जैसे आप इसे वाटर में डालेंगे तो ये क्या बना लेगा, NH4OH, तो एक ही OH देगा, या आप इसको HCl में डाल दीजिए तो ये क्या बना लेगा, NH4Cl, यानी कितने H+ लेगा, एक H को न्यूट्रलाइज करेगा या एक OH देगा, तो बेसिसिटी हो जाएगी 1। तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया किसके बराबर, 1 के। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसके NaOH का इसके बराबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके बराबर। कहते हैं यदि हम H2O2 को बेस मान ले तो भी 2 OH है, H2O2 2 OH, कैसे भी निकालिए। ये किसका हो गया, बेस का इक्विवेलेंट वेट। यानी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बड़ा आसान है, मॉलिक्यूलर वेट को बस नंबर ऑफ OH या वो जितने H+ से जुड़े, जितने H+ को न्यूट्रलाइज करे, वही कहलाएगी उस बेस की एसिडिटी। क्लियर है। यहाँ पर बेसिसिटी वो नहीं है बेटा जो लुईस ने बताई थी कि नंबर ऑफ OH बॉन्ड जुड़े हैं, वो सब नहीं देखना है आपको। देख लीजिए कहीं कोई चीज आपको ना समझ में आ रही हो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेस होता है मॉलिक्यूलर वेट बेस का नीचे डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। इतना सा काम करना है बस। और जहां आपको डाउट हो रहा है कितने OH है, जैसे अमोनिया में डाउट था, तो वाटर में डाल दीजिए या किसी एसिड को इससे न्यूट्रलाइज कराइए, पता चल जाएगा। तो कोई भी एमीन हो जिसमें एक नाइट्रोजन या एक NH2 ग्रुप हो, उसका हमेशा 1 आएगी बेसिसिटी, चाहे वो एनिलीन हो, चाहे मैथिलअमीन हो, चाहे एथिलअमीन हो। जहाँ एक नाइट्रोजन है उसकी बेसिसिटी हमेशा उसकी एसिडिटी हमेशा कितनी होगी, 1। ये था इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। चलिए एसिड का हो गया, बेस का हो गया। अब अपन बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस की। किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो बड़ा आसान होता है। देख आयन कोई कंपाउंड तो है नहीं, मॉलिक्यूल तो है नहीं जो मैं मॉलिक्यूलर वेट लिखूं, ये तो एक फार्मूला होता है। तो आयन के लिए हम किसे ले लेते हैं, उसका फार्मूला वेट। जैसे Na+, तो Na का जो वेट है बस वो ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑन इट, जो इसकी वैलेंसी भी कहलाती है किसी रेडिकल या आयन की। लीजिए बन जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि Na+ का बताइए कितना होगा। जैसे उसने बोला है कि हमें कैल्शियम प्लस का बताइए कितना होगा। जैसे उसने बोला है हमें Al++ का बताइए कितना होगा। तो आप कैसे बताएंगे सबके इक्विवेलेंट वेट। तो फॉर्मूला Na है तो फॉर्मूला वेट 23/1 बराबर 20। फॉर्मूला कैल्शियम है तो कैल्शियम का वेट 40/चार्ज 2 है तो बराबर। आ रहा है बेटा समझ में। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला वेट 27 डिवाइडेड बाई चार्ज 3 है तो बराबर 9। फॉर्मूला वेट का मतलब है जो फॉर्मूला लिखा है इसी का वेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला NH4+, कह रहा बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो आप बोलेंगे फॉर्मूला वेट कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 4 यानी 18/1 यानी 18 डिवाइडेड बाई 1। इसी तरह से बेटा कह रहा इक्विवेलेंट वेट ऑक्साइड का बताइए, तो O का एटॉमिक वेट यानी फॉर्मूला वेट 16 डिवाइडेड बाई 2 तो बराबर कितना हो गया 8। ऑक्सीजन का वैसे भी 8 ही होता था, याद है ना। वो कह रहा है कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड कितना होगा। तो क्लोराइड का वेट 35.5 डिवाइडेड बाई 1 तो 35.5 हो गया। वो कह रहा है इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट का बताइए कितना होगा। तो कार्बोनेट पे कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 × 3 48 + 12 60/2 तो बराबर कितना हो गया 30 हो गया। बस जो भी आयन का फॉर्मूला है उसका वेट लिख के उसको डिवाइड कर दीजिए उसके चार्ज से। क्या समझ में आ रहा है। जैसे उसने बोला
कि बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट कितना होगा। तो आप कहेंगे फार्मूला वेट 96 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो गया 48। तो 48 क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। कह रहे इक्विवेलेंट वेट नाइट्रेट का बताइए NO3 माइनस का। तो फार्मूला वेट निकाल लो 62/1 तो कितना हो गया 62 हो गया। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालना किसी आयन का बड़ा आसान है, चाहे वो आयन पॉजिटिव हो और चाहे वो आयन नेगेटिव हो। ऐसे निकलते हैं आयंस के इक्विवेलेंट वेट्स। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा। फॉर्मूला वेट लिखिए और डिवाइड कर दीजिए जितना उसके ऊपर चार्ज है, बस केवल इतना का। देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो। कोई डाउट नहीं। क्या मैं इन सब को हटा सकता हूं? ये वैल्यूज याद रहें, काम आएंगी आपके, अच्छी चीज है, हटा देता। आयंस का भी सीख लिया। अब आइए बात करते हैं इसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तो समझते हैं ना, व्हाट इज अ सॉल्ट? कोई भी ऐसी चीज जिसे बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक कैटायन H+ के अलावा और एक एनायन OH- के अलावा। इन दोनों को मिला दीजिए, आपको साल्ट मिल जाता है। NaCl के लिए Na और Cl चाहिए, एक कैटायन एक एनायन। सोडियम कार्बोनेट के लिए सोडियम और कार्बोनेट चाहिए। कोई भी साल्ट बनाना हो, एक कैटायन चाहिए एक एनायन चाहिए, आपका साल्ट बन जाएगा बेटा। सही है। अब वो आपसे कह रहा है कि साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो ये बड़ा आसान होता है। देखिए, किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो पहले आप लिख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, लिख दिया ऐसे करके, और डिवाइड कर दीजिए टोटल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर मौजूद हो उससे, तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आइए, जैसे उसने बोला है कि इक्विवेलेंट वेट NaCl का बताइए कितना होगा शुरुआत में। तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है 58.5, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5। अब किसी एक का चार्ज ले लो, तो सोडियम 1 है, चार्ज +1 है तो डिवाइडेड बाई 1 हो गया, या क्लोराइड भी 1 है, चार्ज -1 है तो डिवाइडेड बाई, तो किसके बराबर आ गया 58.5 के बराबर। लीजिए इक्विवेलेंट वेट। कह रहे इक्विवेलेंट वेट हमें जरा सोडियम कार्बोनेट का बताइए Na2CO3 कितना होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा इसका 106 डिवाइडेड बाई, कोई भी एक देख ले, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव किस पे होगा कैटायन पे, नेगेटिव किस पे होगा एनायन पे। तो पॉजिटिव ही देख लेता हूं। कितने सोडियम है 2, तो टोटल पॉजिटिव कितना हो गया +2, एक कार्बोनेट है -2 यानी डिवाइडेड बाई 2। किसी एक का चार्ज देख लीजिए, टोटल कितना चार्ज एक पर आ रहा है। और टोटल चार्ज देखने का एक तरीका होता है, जितना आयन लिखा है इनटू इंडेक्स। भाई 2 सोडियम है, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो सोडियम पे चार्ज कितना है 1, तो 2 सोडियम पे 2 × 1, एक ही बात है। मैं तो ऐसे लिख देता हूं टोटल। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट बताना है, साल्ट है याद रखिएगा, साल्ट्स के निकालना हो। इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका Na3PO4 का, सोडियम फॉस्फेट का कितना होगा, बोल दीजिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट बताना है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, Ca3PO4 का होल ट्वाइस कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। सर 6 क्यों? क्योंकि किसी एक को देखिए, किसी भी एक को, सपोज करिए आप कैल्शियम को देख रहे हैं, कैल्शियम पर +2 होता है, टोटल कैल्शियम कितने हैं 3, तो 3 × +2 बराबर हो गया +6। फॉस्फेट को देखिए, फॉस्फेट पे कितना होता है -3 और 2 फॉस्फेट है, तो 2 × -3 6, यानी कुल डिवाइड करना है 6। ऐसे निकलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स। आसान सा तरीका आपके सामने है। किसी एक का टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन देख लीजिए, और आपको कुछ नहीं करना है और उसी से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। बना लीजिए, आसान सा है। हो गया। चलिए एक चीज और समझते हैं। कहते हैं कि जो साल्ट है, अभी मैंने आपको बताया जो भी साल्ट है
इसे बनाने के लिए एक कैटायन चाहिए और एक एनायन चाहिए, और नॉर्मली जो कैटायंस होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, ऐसे तो बोलते हैं ना, मेटल्स के ही होते हैं। तो वो कहता है कि यदि हम इक्विवेलेंट वेट निकालते समय किसका, साल्ट का, इसे तोड़ दें और क्या निकाल दें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन यानी जो भी मेटल है उसका, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, और दोनों को जोड़ दें तो भी तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट आ जाएगा। ये भी तो आ जाएगा। कैसे आएगा, कैटायन कोई भी मेटल ले लेते हैं, कैटायन की जगह हम क्या ले लें, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, क्योंकि मेटल कैटायन से ही ज़्यादा फेमस है। तो मैंने क्या किया जरा देखिएगा समझने के लिए। उसने बोला है इक्विवेलेंट वेट बताइए कि किसी मेटल ऑक्साइड का कितना होगा। तो आप बोलेंगे इट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस ऑक्साइड यानी ओ का भी बताया था मैंने 8 होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला। वो कह रहा है इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल कार्बोनेट का बताइए कितना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस कार्बोनेट आयन का अभी निकाल के दिखाया था 30। 30 कैसे आ गया, कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है बेटा, ठीक है, और 60 इसका फॉर्मूला बेटे 60/2 कर दिया था, 30 आ गया था। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल क्लोराइड का बताइए, तो बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड कितना होता है, 35.5 होता है। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल नाइट्रेट का बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे इट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और नाइट्रेट का भी निकाला था 62 होता है। कहता है इक्विवेलेंट वेट किसी मेटल सल्फेट का निकालना है MsO4, किसके बराबर होगा, कहेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट का कितना था 48। लीजिए ऐसे निकल आएंगे, बिल्कुल आसान सा है, ये भी एक तरीका है। यानी इक्विवेलेंट वेट प्लस इक्विवेलेंट वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, यही तो कहा था। इक्विवेलेंट वेट हमेशा इक्विवेलेंट वेट से जुड़ता है, तो कैटायन का इक्विवेलेंट वेट एनायन के इक्विवेलेंट वेट से जुड़ेगा तो आपको दे देगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। यानी किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये भी एक तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन आया, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं जरा इस पे बेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल कार्बोनेट इज 50। तो बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए मेटल कार्बोनेट इज 50, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, कहीं कार्बोनेट दिख रहा है, ये रहा। कह रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट किसके बराबर है, 50 के बराबर। अब बताइए कार्बोनेट का कितना है 30 और मेटल का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 30 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल किसके बराबर आ जाएगा 20 के। तो सॉल्व कैसे करोगे बेटा, आप कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट यानी 50 बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट का होता है 30। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर 50 - 30 यानी कितना आ गया 20। खत्म। इसी क्वेश्चन में पूछता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना होगा, तो मेटल का 20 आ गया, 8 जोड़ दो 28 हो गया मेटल ऑक्साइड का। समझ में आया बेटा, मेटल कार्बोनेट का दिया था 50, ठीक है ना, तो मेटल कार्बोनेट का 50 रख दो, तो मेटल का निकालना है, कार्बोनेट का 30 होता है, तो 30 को इधर ले आओ, मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे निकलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट्स। क्लियर है बेटा, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तुम्हें याद हो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने इक्विवेलेंट वेट निकालने सीखे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के, याद है बेटा, और ये बराबर होते थे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और डिवाइडेड बाय एक टर्म यूज किया था, याद है, बैलेंस फैक्टर। कुछ याद आया बेटा, और ये वैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालते थे, याद है ना आपको, I × J - K इस फॉर्मूले से, यानी इंडेक्स इनटू ज्यादा माइनस कम। क्लियर है, कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिएगा इस वैलेंस फैक्टर को। कुछ ऐसी क्वेश्चंस फ्रेम करके देखते हैं, सिंपल से। क्या कह रहा है, कोई एक कैटायन है A जिस पर चार्ज है +N, कोई एक कैटायन है A जिस पर चार्ज है +N।
हम इसका करा देते हैं ऑक्सीडेशन, या हम इसका करा देते हैं रिडक्शन। ऊपर हम क्या करा रहे हैं बेटा? ऑक्सीडेशन, और नीचे हम क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। तो बताइए ऑक्सीडेशन किस में कराया? उसने बोला AO3 माइनस में। रिडक्शन किस में कराया? तो बोला AO माइनस में। क्या सर इसमें भी तो ऑक्सीजन जुड़ा है, पर वो कह रहा है कि रिडक्शन है, मैंने रिडक्शन माना है। अब जरा समझिएगा वैलेंस फैक्टर कैसे निकलेगा। देखिए बड़ा आसान है, यहाँ A की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आ जाएगी +5। यहाँ A की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आ जाएगी +1। तो सर कैसे निकाली? कैसे निकाली? किसकी निकालनी है? A की। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो 3 ऑक्सीजन की -6 बराबर जितना इसके ऊपर चार्ज है -1। 6 को इधर लिया बेटा -6 को, तो +6 हो जाएगा। -1 + 6 बराबर +5। ऐसे यहाँ पे नहीं, कैसे ClO माइनस की निकालता था। समझ में आया है? समझ में आया कैसे 5 आई है? अब एक बड़ी सिंपल सी बात समझना, क्या यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है? यस और नो? ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? यानी जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बढ़ेगी। और जब यहाँ आ रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? घटेगी। पक्का? यदि बढ़ेगी तो इसका मतलब 5 जो है वो n से ज्यादा है, और यदि घटेगी तो हम कहेंगे जो n है वो 1 से ज्यादा है, क्योंकि कम हो गई है। भाई बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है यानी ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम। घट रही है तो ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा n 1 कम। यहाँ पे बढ़ रही है तो 5 ज्यादा n कम। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था बच्चा अपना बैलेंस फैक्टर। तो हम आ जाते हैं बैलेंस फैक्टर पर। तो व्हाट इज योर बैलेंस फैक्टर? बराबर आई A एक ही है हमारे पास, तो आई तो 1 हो गया। ज्यादा माइनस कम, ज्यादा कौन है? 5, माइनस कम कौन है? n। ये हो गया बैलेंस फैक्टर। यही बैलेंस फैक्टर यहाँ निकालना है, तो आई बराबर इंडेक्स तो 1 ही है ए का बेटा। ज्यादा कौन सी है? n, कम कौन सी है? 1। तो इस बार बैलेंस फैक्टर हो गया n - 1। ऊपर है 5 - n, नीचे है n - 1। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। तो यहाँ n से घट के +1 हो गई, यहाँ n से बढ़ के +5 हो गई। तो हमें बस ज़्यादा में कम घटाना है, j माइनस के। और i कितना है? 1। भाई एक ही तो a है ना, तो a का इंडेक्स कितना हो गया? 1। यदि यहाँ a 2 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता बाहर, तो ये वैल्यू हो जाती 2 × 5 - n। पर यह 2 नहीं है, इसलिए बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया। समझ में आया है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी हमेशा। हालांकि इतने टिपिकल फॉर्म्स में एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं है हमारे यहाँ कभी, पर हमें आना चाहिए बेटा कि ऑक्सीडेशन का मतलब और रिडक्शन के मतलब क्या होते हैं। बाकी I × J - K आप अच्छे से सीख चुके हैं पीछे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस में। पीछे का लेक्चर देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? मैंने KMnO4 का बताया था बैलेंस फैक्टर दे बनना, बेसिक में 1, न्यूट्रल में 3, एसिडिक में 5, K2Cr2O7 का एसिडिक में 5 बताया था। फेरस ऑक्सलेट का 3 बताया था, क्योंकि फेरस फेरिक में और ऑक्सलेट CO2 में बदला था। Na2S2O3 को Na2S4O6 में बदला था, बैलेंस फैक्टर 1 आया था। हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट किसी एक की तरह इस्तेमाल करोगे, बैलेंस फैक्टर 1 आएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में भी बैलेंस फैक्टर निकालने सिखाए थे मैंने आपको बेटा। हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिस्प्रपोर्शनेशन में बैलेंस फैक्टर 1 था। कुछ याद है आपको? वही सारी चीजें हटा दिया जाए तो ऐसे निकलता है। चलिए अब हम फाइनली ये कहते हैं कि जब भी हमने किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकाला है तो हमने ऊपर क्या लिया है? सिंपल मॉलिक्यूलर वेट लिया, और नीचे इसे वैल्यू से डिवाइड किया। उस वैल्यू का ही नाम एक्चुअली है वैलेंस फैक्टर। और अब ये जो वैलेंस फैक्टर है, इस वैलेंस फैक्टर को जरा मैं कुछ नाम देना चाहता हूं। कैन आई गिव सम नेम्स? तो वो नाम क्या दूंगा सुनिएगा। ये जो वैलेंस फैक्टर है, किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। ये जो वैलेंस फैक्टर है ये किसके बराबर है? वैलेंसी के। किसके बराबर है? वैलेंसी के। किसके लिए? फॉर एलिमेंट। ये किसके बराबर है? बेसिसिटी के।
यही से बेसिसिटी लिख देता हूँ, इसी से तो डिवाइड किया था, किसके लिए? फॉर एसिड्स। यही वैलेंस फैक्टर किसके बराबर है बेटा? एसिडिटी के। एसिडिटी से डिवाइड किया था, किसके लिए? फॉर बेस। फिर आपने आयंस के इक्विवेलेंट वेट की बात की थी, ठीक है, तो आयंस के लिए किसके बराबर है? टोटल पॉजिटिव। आयंस के लिए किसके बराबर है? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। इसी के तो बराबर था, किसके लिए? फॉर आयन, किसी आयन के लिए। इसी तरह से किसी साल्ट के लिए भी आपने यही बोला था, कहते हैं आइदर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव, किसके लिए? फॉर साल्ट के लिए। इसी को आपने ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या बोला था? आपने बोला था I इंटू जे माइनस के, या टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके लिए? फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपने ये बोला था। तो यही सब वैलेंस फैक्टर्स हैं। कहीं किसी में आपको लग रहा हो कि डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। ये सब वैलेंस फैक्टर्स कहलाते हैं बेटा, जो आपने डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट सीखे। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, जहां वेट है इसे हटा देता हूँ। अब वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट नहीं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम बताइए। और जब बात बेटा वॉल्यूम की होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि वॉल्यूम हम किसका लेते हैं? गैस का। तो कह रहे ये किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे ये मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस के बराबर होगा, और इसे हम फिर से डिवाइड कर देंगे वैलेंस फैक्टर से। अब देखिए कितना इजी हो गया। व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस? यानी किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? हमें पता है, लीटर में 22.4 और मिलीलीटर में 22,400। जैसे उसने बोला आपसे, देखिएगा कह रहा है बताइए इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वी इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? तो मोलर वॉल्यूम कितना है बेटा? 22.4। और हाइड्रोजन का वैलेंस फैक्टर आपको अच्छे से पता है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, ऑक्सीजन का 4 होता था। क्या याद दिलाना पड़ेगा बेटा मुझे? तो 11.2। आइए याद दिला देता हूँ। देखिए मैंने कहा था ये हाइड्रोजन है, हमेशा चेंज होगी किसमें? H2O में। ये प्रोडक्ट है। तो जरा बताइए कैसे निकालेंगे? यहाँ हाइड्रोजन की 0 है, यहाँ हाइड्रोजन की +1 है। तो क्या तरीका होता था? I इंटू जे माइनस के। तो I कितना है बेटा? 2, इंडेक्स हो गया 2, इंटू ज़्यादा कितना है? 1, कम कितना है? 0, तो 2 इंटू 1 माइनस 0। कितना बैलेंस फैक्टर आएगा? सॉल्व कर लो, 2 आ जाएगा। तो बैलेंस फैक्टर 2। और यही इक्विवेलेंट वॉल्यूम यदि हमें किसका निकालना हो? ऑक्सीजन का, तो बैलेंस फैक्टर 4 था, यानी 22.4 डिवाइडेड बाई 4, यही आ जाएगा 5.6 लीटर। देख लीजिए भाई कहीं कोई डाउट हो। तो ये किसका है? हाइड्रोजन का। ये किसका है? ऑक्सीजन का। और भी गैसेस हैं बहुत सारी, उनके भी निकाल सकते हैं, भी निकाल के दिखाता हूँ। क्या ये समझ में आया बेटा आपको हाइड्रोजन का? इसी तरह से ऑक्सीजन का भी हम निकाल सकते थे। मैं इसे हटा दूं पूरा, इधर इस पोर्शन को हटा देते हैं। आइए, ठीक। इसी तरह से आपसे कह रहा है कि O2 बताइए। तो O2 किस में बदलेंगे आप? H2O में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस करते थे, तो कैसे निकालोगे? यहाँ तो है 0, यहाँ है -2। तो फॉर्मूला है I कितना है? इंडेक्स 2, ज़्यादा कितना है? 0, माइनस कम कितना है? -2, तो माइनस +2। कितना आ गया? सॉल्व करके देखिए, 4 आ गया। इसीलिए आपने 4 से डिवाइड किया था। वो कह रहा है बताइए इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितना है? तो फिर से वही मोलर वॉल्यूम 22.4, क्लोरीन का भी बैलेंस फैक्टर 2 है, तो कितना आ गया? 11.2। फिर से आ गया। इसी तरह से कह रहा है इक्विवेलेंट वॉल्यूम CO2 का बता दीजिए कितना होगा? तो CO2 का मोलर वॉल्यूम, मोलर सभी का सेम है, और CO2 का इक्विवेलेंट अभी सिखाया था मैंने बैलेंस फैक्टर, याद है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस फैक्टर वाटर में डाला था, H2CO3 बनाया था, 2 होता है इसका भी। ये भी कितना आ गया? 11.2 आ गया। लीजिए इसी तरह से SO3 का, SO2 का, सभी का 11.2 आएगा, क्योंकि SO2 गैस है तो भी बैलेंस फैक्टर 2 है, SO3 गैस है तो भी बैलेंस फैक्टर 2 है। बस मुझे बैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो इक्विवेलेंट वेट भी निकल आया, इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी निकल आया।
क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट बराबर है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, जबकि इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसी गैस का होता है उस गैस का मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर, और किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। इसे बस केवल वैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इक्विवेलेंट वेट की जगह वॉल्यूम मिल जाएगा। जहां वेट था बस मैंने वहां पे वॉल्यूम रख दिया, देखिए जहां वेट था वहां वॉल्यूम रख दिया। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होंगी बेटा कि इक्विवेलेंट वेट्स कैसे निकाले जाते हैं और इक्विवेलेंट वॉल्यूम्स कैसे निकाले जाते हैं। तो ये तरीके थे इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालने के। क्लियर? ये होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब हम इसे हटा देते हैं। अब बात करेंगे आप इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वॉल्यूम दोनों के ही किसकी? एप्लीकेशंस की। यानी इनसे हम क्या कर सकते हैं? तो एप्लीकेशन की शुरुआत हम करेंगे इससे। पहला, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सबसे पहला। और ग्राम की जगह आप चाहें तो मिली इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं। पता है ना मिली लाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई। चल भाई, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना आसान है देखना। ग्राम मोल निकालने के लिए आप क्या करते थे बेटा? ग्राम वेट को डिवाइड करते थे किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। यहाँ डिवाइड कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है? या दूसरा तरीका था ग्राम मोल निकालने के लिए, वॉल्यूम अपॉन 22.4 यानी मोलर वॉल्यूम। यहाँ बोल दीजिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस, और इसे आप डिवाइड कर दीजिए कि इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस से, वी इक्विवेलेंट ऑफ गैस से। तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है बेटा? इतने में कहीं कोई डाउट हो बताइए? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? इतने में और एक फार्मूला आएगा आगे चल के, उसे भी सीखेंगे। आइए यहीं सीखते। जरा बताइए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? तो हम ऐसे बोलेंगे, देखिएगा इसको W मान लें। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो वैलेंस फैक्टर कहाँ गया? यहाँ आ गया इनटू, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। तो क्या इक्विवेलेंट वेट की जगह W अपॉन M इंटू वैलेंस फैक्टर कर सकते हैं? जरा बताइए। ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या बन गए? मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहूँ तो एक फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूँ कि ये बराबर होगा किसके? मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर के। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये फार्मूला समझ में नहीं आया। फिर समझना मैंने क्या किया है। देखना, ग्राम वेट था W, इक्विवेलेंट वेट था E, यही ग्राम इक्विवेलेंट है, इक्वल्स टू W इक्विवेलेंट वेट की जगह रखा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, तो यहाँ आ गया वैलेंस फैक्टर। तो ये क्या बन गए? नंबर ऑफ मोल्स। तो बराबर हो गया मोल्स इंटू वैलेंस फैक्टर। यानी W अपॉन E से शुरू किया और मोल इंटू वैलेंस फैक्टर तक आ गए। यानी W अपॉन E नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल इंटू वैलेंस फैक्टर के बराबर भी होता है। सही बेटा? समझ में आया है? हटा दो इसे, हटा देते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? मल्टीप्लाइड बाई 1000। जैसे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम की जगह आपको मिलीग्राम इक्विवेलेंट, या इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे। और ये किसके बराबर होंगे? ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 के बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई 1000 के बराबर किसके होंगे? मोल को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैं मोल की जगह चलिए मिली मोल्स लिख देता हूँ इंटू वैलेंस फैक्टर। बोल भाई, इतने में कहीं कोई डाउट हो तो लीजिए, ऐसे निकाले जाते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इतने फार्मूले आपके पास हैं
ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के। यदि आपके पास मोल गिवन है तो भी आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आपके पास गैस का वॉल्यूम गिवन है तो भी आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आपके पास ग्राम वेट गिवन है तो भी आप इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। और मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस केवल 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? इनके क्वेश्चंस करेंगे सब फार्मूलों के, बट नॉट टुडे, इन नेक्स्ट क्लास। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा अगली क्लास और आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशंस। इसी में नॉर्मेलिटी लेके आएंगे और फिर से नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जैसे मोलरिटी के बारे में पढ़ा था, क्योंकि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन यही तो थी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने सीखने हैं, हमने सीख लिए हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन इसके करके हम आगे बढ़ जाएंगे। एक एप्लीकेशन में इसका आपको और दिखा दूंगा इसी में, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नॉर्मेलिटी पर और उससे सॉल्व करेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे, फिर मोलैलिटी फॉर्मेलिटी चैप्टर ख़त्म। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 4 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर ले जाएंगे इस वीकेंड तक। क्लियर है? आज हम इसे रखेंगे केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।